जब हम किसी देश के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम उसे तस्वीरों में बांध देते हैं। स्विट्जरलैंड के साथ भी यही होता है। बर्फ से ढके पहाड़, हरी घास के मैदान, लकड़ी के घर, नीली झीलें, यह सब इतना बार दिखाया गया है कि यह एक पोस्टकार्ड बन चुका है। लेकिन किसी देश को पोस्टकार्ड की तरह देखना और उसे समझना दोनों अलग बातें हैं। स्विट्जरलैंड को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह स्वीकार करना होगा कि यह देश किसी विचार से नहीं बल्कि एक जरूरत से बना है। यह जरूरत थी पहाड़ों के बीच टिके रहने की। यहाँ का भूगोल इतना सरल नहीं है कि लोग मन मर्जी से शहर बसा सकें। यहाँ जमीन कम है, ढलान ज्यादा है और मौसम हमेशा सहयोगी नहीं रहता। ऐसे में यह देश विस्तार से नहीं, संतुलन से आगे बढ़ा है। जब आप स्विट्जरलैंड के नक्शे को देखते हैं तो आपको तुरंत यह एहसास होता है कि यह देश किसी समुद्र से नहीं जुड़ा है। यह चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। इसका मतलब यह है कि यहाँ व्यापार, संस्कृति और आवाजाही सब कुछ अंदरूनी रास्तों से विकसित हुई है। पहाड़ों ने इसे अलग थलग भी रखा और सुरक्षित भी। यही वजह है कि यहाँ की पहचान बाहरी प्रभावों से कम और अंदरूनी समझ से ज्यादा बनी है। स्विट्जरलैंड का दिल आल्प्स पर्वत श्रृंखला में धड़कता है। ये पहाड़ सिर्फ ऊंचाई नहीं है, ये सीमाएं हैं। ये तय करते हैं कि लोग कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ तक नहीं। भारत में हिमालय भी यही भूमिका निभाता है। हिमालय ने भी सदियों तक यह तय किया कि कौन सी सभ्यता कहाँ तक फैलेगी। फर्क ये है कि स्विट्जरलैंड ने इन सीमाओं को बाधा नहीं माना, उसने इन्हें ढांचा बना लिया। जब आप स्विट्जरलैंड के पहाड़ों को देखते हैं तो वे डराने की कोशिश नहीं करते। वह बस वहां मौजूद है, स्थिर, शांत और अपने आप में पूर्ण। यही बात स्विट्जरलैंड के ज्यादातर पहाड़ों पर लागू होती है। वे बस अपने स्थान पर खड़े रहते हैं। भारत में केदारनाथ, बद्रीनाथ या कंचनजंगा के आसपास भी यही एहसास होता है। वहां भी पहाड़ हमें चुनौती नहीं देते बल्कि हमें हमारी सीमा याद दिलाते हैं। स्विट्जरलैंड ने इस भावना को समझा और उसे अपनी संस्कृति में शामिल किया। अब अगर हम शहरों की बात करें तो ज्यूरिख एक अच्छा उदाहरण है। ज्यूरिख कोई बहुत बड़ा शहर नहीं है, लेकिन यह बहुत सुव्यवस्थित है। यहाँ का जीवन तेज नहीं है, लेकिन ठहरा हुआ भी नहीं। यह शहर पैसे के लिए जाना जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ का असली धन उसका संतुलन है। यहाँ पुराने भवनों को गिराकर नए टावर खड़े नहीं किए जाते। यहाँ नया और पुराना साथ साथ चलता है। भारत में जयपुर या उदयपुर जैसे शहरों में भी यही संतुलन दिखता है, जहाँ इतिहास को पूरी तरह हटाया नहीं गया बल्कि उसे वर्तमान में ढाला गया। फर्क ये है कि स्विट्जरलैंड ने इसे नियम बना लिया है, जबकि भारत में यह अक्सर संघर्ष का विषय बन जाता है। ल्यूसर्न शहर की बात करें तो यह शहर झील और पहाड़ के बीच बसा हुआ है। यहाँ झील सिर्फ दृश्य नहीं है, वह जीवन का हिस्सा है। लोग उसके किनारे चलते हैं, बैठते हैं, सोचते हैं। यह झील शहर को ठंडा रखती है, शांत रखती है। भारत में नैनीताल या उदयपुर की झीलें भी यही काम करती हैं। वे शहर की धड़कन का हिस्सा होती हैं। स्विट्जरलैंड की झीलें कभी बहुत बड़ी नहीं होती, लेकिन वे बहुत साफ होती हैं। यह सफाई किसी प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये जरूरत है। यहाँ पानी को गंदा करने का मतलब भविष्य को गंदा करना है। भारत में भी यह समझ अब धीरे धीरे आ रही है, लेकिन स्विट्जरलैंड ने इसे बहुत पहले अपना लिया था। इंटरलाकेन एक ऐसा स्थान है जहां आपको स्विट्जरलैंड की आत्मा साफ दिखाई देती है। यह दो झीलों के बीच बसा हुआ है और चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा है। यहाँ हर चीज सीमित है। होटल सीमित हैं, सड़कें सीमित हैं, शोर सीमित है, लेकिन अनुभव असीमित है। यह जगह आपको भागने के लिए नहीं कहती, यह आपको रुकने के लिए कहती है। भारत में स्पीति घाटी या लद्दाख के कुछ हिस्से भी यही एहसास देते हैं।
वहां भी जगह कम है, लेकिन अर्थ बहुत है। फर्क बस इतना है कि स्विट्जरलैंड ने इस सीमितता को सुविधा के साथ जोड़ा है। जिनेवा एक अंतरराष्ट्रीय शहर है, लेकिन फिर भी वह स्विस बना रहता है। यहाँ दुनिया की संस्थाएं हैं, अलग अलग देशों के लोग हैं, लेकिन शहर की गति वही है। यहाँ कोई अपनी आवाज ऊंची नहीं करता। यहाँ भी झील है, और वह झील भी शहर को बांध कर रखती है। भारत में अगर हम दिल्ली को देखें, तो वह अंतरराष्ट्रीय तो है, लेकिन संतुलित नहीं है। यह तुलना करने के लिए नहीं, समझने के लिए है। स्विट्जरलैंड ने यह दिखाया कि अगर हर चीज को खुला छोड़ दिया जाए, तो शहर अपनी पहचान खो देता है। स्विट्जरलैंड के गांव शायद इस देश की सबसे महत्वपूर्ण कहानी कहते हैं। ये गांव छोटे हैं, शांत हैं और बहुत व्यावहारिक हैं। यहाँ घर लकड़ी के होते हैं, ढलान के अनुसार बने होते हैं। यहाँ बर्फे को दुश्मन नहीं माना जाता, बल्कि उसे ध्यान में रखकर जीवन बनाया जाता है। भारत के पहाड़ी गांवों में भी यही सोच थी, लेकिन समय के साथ हमने उसे भूलना शुरू कर दिया। स्विट्जरलैंड ने उसे संरक्षित किया। यह देश हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे सबसे ज्यादा चमका जाए। यह हमें यह सिखाता है कि कैसे लंबे समय तक स्थिर रहा जाए। यह स्थिरता कोई कमजोरी नहीं है, यह एक समझ है। जब आप स्विट्जरलैंड से बाहर आते हैं, तो आपको यह एहसास होता है कि आपने सिर्फ एक सुंदर देश नहीं देखा, आपने एक ऐसा तरीका देखा है जिसमें प्रकृति, इंसान और समय एक दूसरे के विरोधी नहीं है। और शायद यही वजह है कि स्विट्जरलैंड हमें आकर्षित करता है, क्योंकि यह हमें याद दिलाता है कि हर चीज को तेज नहीं होना चाहिए, कुछ चीजों को बस सही होना चाहिए। स्विट्जरलैंड को समझने के लिए एक चीज और जानना जरूरी है, और वह है यहाँ के गांवों का मौसमी जीवन। यहाँ गांव किसी एक मौसम के लिए नहीं बने हैं। यहाँ हर मौसम को ध्यान में रखकर जीवन की योजना बनाई जाती है। सर्दियों में जब बर्फ गिरती है, तो गांव सिमट जाते हैं, आवाजाही कम हो जाती है, जीवन धीमा हो जाता है। लोग ज्यादा बाहर नहीं निकलते, लेकिन जीवन रुकता नहीं है, वह बस अंदर की ओर चला जाता है। स्विस गांवों में सर्दियां किसी आपदा की तरह नहीं आती, वे अनुमानित होती हैं। लोग जानते हैं कि बर्फ कब आएगी, कितनी आएगी और कितने समय तक रहेगी। घरों की छतें ढलान वाली होती हैं ताकि बर्फ टिके नहीं। खिड़कियां छोटी होती हैं ताकि गर्मी अंदर रहे। लकड़ी का इस्तेमाल सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं, बल्कि तापमान को संभालने के लिए किया जाता है। यह सब अचानक नहीं हुआ, यह पीढ़ियों की सीख का नतीजा है। भारत के पहाड़ी इलाकों में भी कभी यही समझ थी। हिमाचल, उत्तराखंड या कश्मीर के पुराने घर इसी तर्क पर बने होते थे। लेकिन समय के साथ हमने मौसम को चुनौती देने की कोशिश शुरू कर दी। स्विट्जरलैंड ने मौसम को स्वीकार किया। गर्मियों में वही गांव बिल्कुल अलग रूप ले लेते हैं। बर्फ पिघल जाती है, रास्ते खुल जाते हैं, घास के मैदान फैल जाते हैं, लेकिन तब भी कोई अति नहीं होती। खेती सीमित रहती है, पर्यटन नियंत्रित रहता है। यहाँ गर्मी का मतलब शोर या भीड़ नहीं है, इसका मतलब है खुलापन, लेकिन अनुशासन के साथ। यही फर्क स्विट्जरलैंड को अलग बनाता है। यहाँ मौसम जीवन को नियंत्रित करता है, लेकिन जीवन मौसम से लड़ता नहीं। अगर हम सर्दी और गर्मी की भूगोलिक तुलना करें, तो स्विट्जरलैंड दो अलग अलग देशों जैसा लगता है। सर्दियों में यह देश अंदर की ओर मुड़ जाता है, पहाड़ बंद हो जाते हैं, रास्ते सीमित हो जाते हैं और समय धीमा लगता है। गर्मियों में वही पहाड़ खुल जाते हैं, झीलें चमकने लगती हैं और घाटियां सांस लेने लगती हैं। लेकिन दोनों ही स्थितियों में एक चीज समान रहती है, संतुलन। भारत में मौसम अक्सर अव्यवस्था लेकर आता है। बारिश बांध बन जाती है, गर्मी संकट बन जाती है, सर्दी समस्या बन जाती है। स्विट्जरलैंड में मौसम बदलाव है, संकट नहीं।
क्योंकि यहाँ भूगोल को समझकर योजनाएं बनाई गई हैं। अब अगर हम पर्यटन की बात करें, तो स्विट्जरलैंड का सबसे कम समझा गया पहलू यही है। बाहर से देखने पर लगता है कि यह देश पूरी तरह टूरिज्म पर निर्भर है, लेकिन असल में यहाँ पर्यटन को बहुत सख्त तरीके से नियंत्रित किया जाता है। हर जगह होटल नहीं बनाए जा सकते, हर पहाड़ पर केबल कार नहीं लग सकती, हर गांव में भीड़ नहीं आने दी जाती। यह नियंत्रण व्यापार विरोधी नहीं है, यह भविष्य के पक्ष में है। स्विट्जरलैंड जानता है कि अगर उसने आज सब कुछ खोल दिया तो कल कुछ भी बचा नहीं रहेगा। इसलिए यहां पर्यटन सीमित है, लेकिन टिकाऊ है। भारत में हम अक्सर पर्यटन को अवसर की तरह देखते हैं, जिम्मेदारी की तरह नहीं। नतीजा यह होता है कि कुछ सालों में जगह टूट जाती है। स्विट्जरलैंड ने यह गलती बहुत पहले समझ ली थी। यही कारण है कि स्विट्जरलैंड में आपको ओवर टूरिज्म का एहसास कम होता है। लोग आते हैं, लेकिन जगह हावी नहीं होती। यह संतुलन अचानक नहीं बना, यह नीति से आया है। अब यह सवाल उठता है कि स्विट्जरलैंड इतना शांत क्यों लगता है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वहां शोर कम है। असली कारण यह है कि वहां अनिश्चितता कम है। लोग जानते हैं कि चीजें कैसे काम करेंगी, ट्रेन समय पर आएगी, नियम स्पष्ट होंगे, सिस्टम भरोसेमंद होगा। जब अनिश्चितता कम होती है तो दिमाग अपने आप शांत हो जाता है। यह मनोवैज्ञानिक शांति है, सिर्फ भौतिक नहीं। भारत में शोर सिर्फ आवाज का नहीं है, वह अनिश्चितता का शोर है। क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, ये सवाल हर समय चलते रहते हैं। स्विट्जरलैंड ने इन सवालों को कम कर दिया है। यहां लोग शांति को लग्जरी नहीं मानते, वे इसे जरूरत मानते हैं। यही वजह है कि यहां लोग शोर से बचते हैं। ऊंची आवाज में बात करना, सार्वजनिक जगहों पर हंगामा करना, यह असभ्यता नहीं बल्कि असुविधा माना जाता है। यह सांस्कृतिक भूगोल का हिस्सा है। जब आप सीमित जगह में रहते हैं तो आप सीखते हैं कि दूसरों की जगह का सम्मान कैसे किया जाए। पहाड़ों के बीच रहने वाले लोग जानते हैं कि हर आवाज गूंजती है, इसलिए वे कम बोलते हैं। भारत के पहाड़ी इलाकों में भी यही संस्कृति थी, लेकिन मैदानों की आदतें जब पहाड़ों में आईं तो संतुलन बिगड़ गया। स्विट्जरलैंड ने अपनी सांस्कृतिक सीमाएं बनाए रखीं। यह देश हमें यह नहीं सिखाता कि कैसे अमीर बना जाए, यह हमें यह सिखाता है कि कैसे व्यवस्थित रहा जाए। यहाँ सफलता का मतलब बहुत ज्यादा होना नहीं है, इसका मतलब है पर्याप्त होना। जब आप स्विट्जरलैंड की सड़कों पर चलते हैं तो आपको कोई जल्दी नहीं दिखती। लोग भागते नहीं हैं, वे समय से चलते हैं। यह फर्क बहुत बड़ा है और शायद यही कारण है कि यह देश शांत लगता है, क्योंकि यहाँ लोग समय के पीछे नहीं भागते, वे समय के साथ चलते हैं। यह सारी बातें मिलकर स्विट्जरलैंड को वह बनाती हैं जो वह है। सिर्फ सुंदर नहीं बल्कि संतुलित, सिर्फ विकसित नहीं बल्कि समझदार। और यही समझ इस यात्रा का असली उद्देश्य है। स्विट्जरलैंड की नाइट लाइफ अक्सर गलत तरीके से समझी जाती है। यह लाउड पार्टीज या पूरी रात चलने वाले क्लब्स के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि नियंत्रित, सुरक्षित और सीमित मनोरंजन के लिए जानी जाती है। ज्यूरिख, जिनेवा और बासेल जैसे शहरों में नाइट लाइफ मौजूद है, लेकिन वह नियमों के दायरे में रहती है। अधिकतर क्लब और बार रात 11 बजे के बाद सक्रिय होते हैं और आमतौर पर 2 से 4 बजे के बीच बंद हो जाते हैं, क्योंकि शोर से जुड़े कड़े कानून लागू हैं। स्विस नाइट लाइफ का केंद्र क्लबिंग से ज्यादा कैफे, जैज बार, लाइव म्यूजिक वेन्यू और झील किनारे शांत बैठने की संस्कृति है। गर्मियों में लोग झीलों के पास देर शाम तक बैठते हैं, बातचीत करते हैं और संगीत सुनते हैं, लेकिन बिना शोर के। सार्वजनिक जगहों पर नशे या हंगामे को सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता। भारत के बड़े शहरों की तुलना में यहाँ नाइट लाइफ कम दिखावटी है, लेकिन ज्यादा अनुशासित और सुरक्षित है।
स्विट्जरलैंड में रात का उद्देश्य भागना नहीं, बल्कि दिन के बाद शांत तरीके से समय बिताना होता है। किसी देश को देखकर प्रभावित होना आसान है, उसे समझकर उससे सीखना कठिन है। और जब यह यात्रा यहीं रुकती है, तो शायद स्विट्जरलैंड हमें यह नहीं कहता कि हम उसकी तरह बने, वह हमें यह भी नहीं कहता कि हम उसकी नकल करें। वह बस यह दिखाता है कि किसी जगह को समझने का एक तरीका होता है, सीमाओं को पहचानने का तरीका, प्रकृति के साथ लड़ने के बजाय उसके साथ चलने का तरीका। यह देश यह साबित करता है कि सुंदरता कोई अलग से बनाई जाने वाली चीज नहीं होती, वह सही फैसलों का परिणाम होती है। शायद इसी वजह से स्विट्जरलैंड हमें आकर्षित करता है, क्योंकि हम उसे देखते हुए अपने देश की झलक भी महसूस करते हैं। अपने पहाड़, अपनी झीलें, अपनी घाटियां। फर्क बस इतना है कि यहाँ हमने अब भी सीखना शुरू किया है और वहाँ यह सीख पीढ़ियों पुरानी है। ये तुलना किसी को छोटा या बड़ा दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि यह समझने के लिए है कि हर जगह की कहानी अलग होती है, लेकिन सवाल अक्सर एक जैसे होते हैं। और यही सवाल इस यात्रा का असली कारण है। किसी जगह को देखने से पहले उसे समझना, उसे दूर का सपना नहीं, एक जीवित भूगोल मानना। क्योंकि जब हम किसी देश को इस नजर से देखते हैं, तो वह सिर्फ नक्शे पर बना एक नाम नहीं रह जाता, वह एक विचार बन जाता है। और शायद कहीं ना कहीं हमारे अपने भविष्य का आईना भी।